श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 41 to 45 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद जब क्रिस्टीना को महसूस होता है कि क्रिस्टोफर लगातार अपनी गुस्से भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा है तो वह डर से हकलाते हुए धीरे धीरे कहती है, वह सर मैं मैडम कैथरीन आई है और आपसे मिलना चाहती है। वक्त वह बाहर हॉल पर आपका इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर क्रिस्टीना चुप हो जाती है और फिर जल्दी से वह वहां से बाहर निकल जाती है। वही जब क्रिस्टोफर कैथरीन के बारे में सुनता है तो वही खड़े खड़े एक गहरी सांस लेता है और फिर मुड़कर शेल्वी की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपने आप को कंबल से ढक चुकी थी और गुस्से से उसी को घूर रही थी। थोड़ी देर क्रिस्टोफर शेल्वी को देखता है और फिर कमरे का डोर बंद करते हुए अपने लंबे कदमों से बाहर की ओर चला जाता है। वही शेल्वी गुस्से से उसे पीछे से जाते हुए देखा कर कहती है, क्रिस्टोफर तुम एक मर्द भी हो जो किसी लड़की के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, हमेशा मुझे अपने बॉडीगार्ड के पहरे के साथ रखते हो। अगर हिम्मत है तुम में और तुम सच में एक मर्द हो तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझ पर अपनी ये धौंस दिखाना और यूं अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो। पर क्रिस्टोफर उसकी बात को बिना सुने बाहर निकल जाता है। पीछे से शेल्वी गुस्से में जी भर के उसे गालियां देती है और उसे जी भर के कोसती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि जब वह कमरे में आई थी तो उसने दरवाजे को ठीक से लॉक किया था, फिर ये दरवाजा खुल कैसे गया और क्रिस्टोफर अंदर कैसे आ गया? शेल्वी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये क्रिस्टोफर का ही काम है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, गैंगस्टर कहीं का, ये कमरा या घर तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी भी कहीं भी आ सकते हो। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर जब हॉल में पहुंचता है तो उसे कैथरीन बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही कैथरीन क्रिस्टोफर को देखती है वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसे एक स्माइल के साथ कहती है, हेलो क्रिस्टोफर, आई होप कि तुम बहुत अच्छे होगे। पर क्रिस्टोफर उसके हेलो को और उसके प्रश्न को इग्नोर करते हुए लंबे कदम लेते हुए वह सोफे पर बैठ जाता है और फिर उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए कहता है, कैथरीन आई होप कि तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा इसलिए तुम इस वक्त यहाँ आई हो। कैथरीन जब क्रिस्टोफर को अपने सवालों को इग्नोर करते हुए देखती है और उसे इतने गुस्से में लगातार घूरते हुए देखती है तो वह थोड़ी सी डर जाती है और कहीं ना कहीं वह समझ जाती है कि वह जरूर गलत टाइम पर आ चुकी है, क्योंकि क्रिस्टोफर नॉर्मली इस तरह से बात नहीं करता है। हालांकि वह हमेशा ही गुस्से में होता है और थोड़ा एकड़ू और घमंडी भी है। वह लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, ना ही किसी को जवाब देता है, लेकिन वह कैथरीन से काफी अच्छे से बात करता था और उसे ठीक से उसके सवालों का जवाब देता था। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद जब क्रिस्टीना को महसूस होता है कि क्रिस्टोफर लगातार अपनी गुस्से भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा है तो वह डर से हकलाते हुए धीरे धीरे कहती है, वह सर मैं मैडम कैथरीन आई है और आपसे मिलना चाहती है। वक्त वह बाहर हॉल पर आपका इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर क्रिस्टीना चुप हो जाती है और फिर जल्दी से वह वहां से बाहर निकल जाती है। वही जब क्रिस्टोफर कैथरीन के बारे में सुनता है तो वही खड़े खड़े एक गहरी सांस लेता है और फिर मुड़कर शेल्वी की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपने आप को कंबल से ढक चुकी थी और गुस्से से उसी को घूर रही थी। थोड़ी देर क्रिस्टोफर शेल्वी को देखता है और फिर कमरे का डोर बंद करते हुए अपने लंबे कदमों से बाहर की ओर चला जाता है। वही शेल्वी गुस्से से उसे पीछे से जाते हुए देखा कर कहती है, क्रिस्टोफर तुम एक मर्द भी हो जो किसी लड़की के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, हमेशा मुझे अपने बॉडीगार्ड के पहरे के साथ रखते हो। अगर हिम्मत है तुम में और तुम सच में एक मर्द हो तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझ पर अपनी ये धौंस दिखाना और यूं अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो। पर क्रिस्टोफर उसकी बात को बिना सुने बाहर निकल जाता है। पीछे से शेल्वी गुस्से में जी भर के उसे गालियां देती है और उसे जी भर के कोसती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि जब वह कमरे में आई थी तो उसने दरवाजे को
ठीक से लॉक किया था, फिर ये दरवाजा खुल कैसे गया और क्रिस्टोफर अंदर कैसे आ गया। शेल्वी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये क्रिस्टोफर का ही काम है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, गैंगस्टर कहीं का, ये कमरा या घर तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी भी कहीं भी आ सकते हो। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर जब हॉल में पहुंचता है तो उसे कैथरीन बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही कैथरीन क्रिस्टोफर को देखती है वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसे एक स्माइल के साथ कहती है, हेलो क्रिस्टोफर, आई होप कि तुम बहुत अच्छे होगे। पर क्रिस्टोफर उसके हेलो को और उसके प्रश्न को इग्नोर करते हुए लंबे कदम लेते हुए वह सोफे पर बैठ जाता है और फिर उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए कहता है, कैथरीन, आई होप कि तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा इसलिए तुम इस वक्त यहाँ आई हो। कैथरीन जब क्रिस्टोफर को अपने सवालों को इग्नोर करते हुए देखती है और उसे इतने गुस्से में लगातार घूरते हुए देखती है तो वह थोड़ी सी डर जाती है और कहीं ना कहीं वह समझ जाती है कि वह जरूर गलत टाइम पर आ चुकी है, क्योंकि क्रिस्टोफर नॉर्मली इस तरह से बात नहीं करता है। हालांकि वह हमेशा ही गुस्से में होता है और थोड़ा एकड़ू और घमंडी भी है। वह लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, ना ही किसी को जवाब देता है, लेकिन वह कैथरीन से काफी अच्छे से बात करता था और उसे ठीक से उसके सवालों का जवाब देता था। हाँ, हमारी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं होती थी, लेकिन वह जितनी भी मुझसे बात करता था वह एक जेंटलमैन की तरह बात करता था। लेकिन आज उसके शब्दों में वह साफ नाराजगी देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे डिस्टर्ब कर दिया है और वह कैथरीन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कैथरीन उसकी तरफ थोड़ी देर देखती है, फिर वह अपने शब्दों को ध्यान से चूज करते हुए कहती है, क्रिस्टोफर, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कल तुम्हारा आर्सेनल के साथ सेमीफाइनल का मैच है, इसलिए मिस्टर जॉनसन ने कहा है कि तुम्हें और बाकी टीम मेंबर को आज रात ही पेरिस, फ्रांस के लिए निकलना होगा, क्योंकि आज इटली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो हमें डर है कि कहीं इस खराब मौसम की वजह से फ्लाइट रुक ना जाए, इसलिए मिस्टर जॉनसन चाहते हैं कि हम आपको और बाकी सभी टीम मेंबर्स को सेफ्टी से वहां पहुंचा दे ताकि मैच किसी भी कारण से रुकने ना पाए। क्रिस्टोफर कुछ देर गंभीर भाव से वहां ऐसे ही बैठा रहता है, फिर कुछ सोचने के बाद उससे पूछता है, हमें किस समय जाना है। जवाब में कैथरीन कहती है, हमें रात के 1 o'clock बजे की फ्लाइट से जाना है, पर 11 o'clock बजे ही हम सब लोगों को चेक इन कर लेना है। जवाब में क्रिस्टोफर सिर्फ हम्म कहता है और फिर वहां से उठकर चला जाता है। वही पीछे बैठी कैथरीन क्रिस्टोफर को जाते हुए देखती है, मन ही मन सोचती है, आज क्रिस्टोफर इतना गुस्से में क्यों है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्रिस्टोफर मुझे इस तरह से इग्नोर करे और मुझसे इतना रूडली बात करे, पर आज तो उसने मेरे सवालों का सही से जवाब भी नहीं दिया। ऐसा भी क्या हो गया कि पर कैथरीन ये सब सोच ही सकती थी, क्रिस्टोफर से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि क्रिस्टोफर का ऑरा ही इस तरह का था कि जब तक वह ना चाहे उससे कोई भी बात नहीं कर सकता था। कैथरीन को उससे बातें भी काफी सोच समझ कर करनी पड़ती थी कि पता नहीं कौन सी बात पर क्रिस्टोफर को गुस्सा आ जाए, और कैथरीन क्रिस्टोफर को गुस्सा करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। वह उसे किसी भी हाल में गुस्सा नहीं करेगी। उसने इतनी मेहनत की है क्रिस्टोफर के इतना नजदीक आने के लिए, और वह एक अकेली लड़की है जिससे क्रिस्टोफर इतने ठीक तरीके से बात करता है, नहीं तो वह बाकी लड़कियों को एक नज़र आंख उठाकर देखता भी नहीं है। बात करने की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए कैथरीन कभी भी क्रिस्टोफर को कोई मौका नहीं देती है उसे नाराज होने का। कैथरीन को कहीं ना कहीं इस बात का की खुशी भी थी और प्राउड भी होता था कि क्रिस्टोफर सभी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ उसे ही इम्पोर्टेंट देता था, केवल उससे ही बात करता था। इसलिए वह हर रोज दुगनी मेहनत करती थी ताकि वह अपने आप को साबित कर सके कि वह बाकी लड़कियों से अलग है। इसलिए क्रिस्टोफर भी उसकी बात मानता है, उसे इम्पोर्टेंस देता है। कैथरीन को इस बात का कहीं ना कहीं घमंड भी था कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर की कोच है, जिससे लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, महीनों इंतजार करते हैं, पर फिर भी क्रिस्टोफर उनसे नहीं मिलता था। वह उसकी ट्रेनर है और उसे जब चाहे मिल सकती है, उसे बात कर सकती थी, उसे देख सकती थी। कैथरीन फुटबॉल की सबसे यंगेस्ट और एक जानी मानी कोच है। उसने अपनी छोटी सी एज में दुनिया के सबसे टॉप खिलाड़ियों को कोच किया है, जिनमें से नेमेयर जूनियर और क्रिस्टोफर है, जो फुटबॉल जगत के जाने माने फुटबॉलर हैं। कैथरीन के एक बेहतरीन कोच होने के कारण ही क्रिस्टोफर उससे काफी अच्छे से बात करता था और उसकी हर एक
बात को सुनता था और जो भी बात उसे ठीक लगती थी वह उसे अप्लाई भी करता था। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि शेल्वी अब तक कपड़े पहन चुकी थी और गुस्से में अपने कपड़ों को बैग में डाल रही थी, जैसे वह कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। शेल्वी उसकी बात पर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, इतना सारा पैसा और पावर होने के बावजूद तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कहीं मैं तुम्हारे इन ट्रेन्ड बॉडीगार्ड को चकमा देकर यहाँ से भाग ना जाऊं तो क्या मैं इस बात तुम्हारी नाकामी समझो या फिर इतने बड़े पावरफुल मैन का एक छोटी सी लड़की के लिए डर है। इतना कहते कहते शेल्वी की व्यंग्यात्मक मुस्कान और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के चेहरे पर वो व्यंग्यात्मक मुस्कान और अपने लिए मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशन देखता है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वह शेल्वी को कंधों से पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक बहन भी है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है, या फिर तुम ये चाहती हो कि वह अब और ज्यादा जिंदा ना रहे। अगर ऐसी ही तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती रही तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये दिन बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर क्रिस्टोफर उसे झटके से छोड़ देता है, जिससे शेल्वी बिस्तर पर जा गिरती है। जब शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनती है तो वह भी गुस्से में ही उसे जवाब देती है, तुम यही कर सकते हो और तुमसे उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारी सारी ताकत सिर्फ मेरे लिए ही है और तुम में कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं है। एक मजबूर लड़की को उसकी बहन के नाम पर और ज्यादा मजबूर करके उसे अपनी कैद में रखने के सिवा तुम किसी का और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी ताकत सिर्फ मुझ तक ही सीमित है। अब तो मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफरत होने लगी है। मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। क्रिस्टोफर बदले में बस शेल्वी को घूरता ही रहा जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक भी शब्द नहीं बचा था। इस लड़की से बहस करने के लिए शेल्वी उसे इस तरह से जवाब दे रही थी कि क्रिस्टोफर ना चाहते हुए भी उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। शेल्वी की हर एक बात, हर उसके शब्द सीधे उसके अंदर जहन तक जाती थी। उसकी हर एक बात उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी और वह ना चाहते हुए भी उसमें रिएक्ट करने लगता था। शेल्वी के जवाब अब उसे नी शब्द करने लगे थे। वह ना जाने क्यों उसकी सारी समझदारी शेल्वी के सामने खाक हो जाती थी और वह उसके साथ बहस लड़ाने करता था। क्रिस्टोफर नॉर्मली लोगों को एक या दो शब्द में अपना जवाब देकर चुप हो जाता था और बाकी सारी बातें उसकी वह डरावनी आंखें ही कर देती थी, जिससे लोग उससे कुछ भी आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। लेकिन शेल्वी उन लोगों से बिल्कुल अलग उसे आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी और हर समय उसे बहस करने के लिए तैयार रहती थी। वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और जब क्रिस्टोफर शेल्वी कड़वी बातों को सुनता था वह अपने आप उसकी बातों पर रिएक्ट करने से रोक नहीं पाता। क्रिस्टोफर का वह ना बात करने वाला जो स्वभाव था, वह उसके विपरीत उससे बहुत ज्यादा बातें करता था और उससे झगड़ा करता था, जैसे कि हर नॉर्मल पति पत्नी के बीच होती हुई दिखाई देती है। हालांकि उनकी यह लड़ाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती थी। क्रिस्टोफर अब उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और मुड़कर अपने कपड़ों को पैक करने लगता है और कुछ ही समय में वह कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर निकल जाता है। वह इतने गुस्से में था कि शेल्वी को एक नजर देखता भी नहीं है। वही शेल्वी उसे जाता देख अपने गुस्से को मनी मन दबाते हुए कहती है, एक और बार इसने साबित कर दिया कि यह इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। फिर से उसने मेरी बहन इस्तेमाल किया मुझे डराने के लिए, एक छोटी सी बच्ची का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्रिस्टोफर, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। यह कहते हुए वह गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेल्वी क्रिस्टोफर से इस कदर नफरत करने लगी थी कि वह अब ये भी नहीं जाना चाहती थी कि दूसरों पर आखिर जा कहाँ रहा है, बल्कि वह तो उसे अब देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और शेल्वी बिस्तर से खड़ी होती है और फिर अपने कपड़ों को देखती है जिसे क्रिस्टोफर ने एक कोने में फेंक दिया था। पर शेल्वी भी बिल्कुल जहमत नहीं उठाती उन कपड़ों को उठाने में और सीधे बेड पर लेट जाती है। क्रिस्टोफर जैसे सामान लेकर हॉल में आता है तो केविन तुरंत आकर उसे सामान ले लेता है और उसे कार की तरफ चलने के लिए कहता है। वही कैथरीन अभी भी वहीं पर उसका इंतजार कर रही थी।
क्रिस्टोफर जब कैथरीन को उसका इंतजार करते हुए देखता है तो कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। कैथरीन क्रिस्टोफर की कंफ्यूजिंग नजरों को समझ जाती है और तुरंत अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, वह मैंने सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में ही चले, मेरा भी सामान लगभग रेडी ही है और उसे मेरे सब ऑर्डिनेट ने एयरपोर्ट पहुंचा दिया है। और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक बहन भी है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है, या फिर तुम ये चाहती हो कि वह अब और ज्यादा जिंदा ना रहे। अगर ऐसी ही तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती रही तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये दिन बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर क्रिस्टोफर उसे झटके से छोड़ देता है जिससे शेल्वी बिस्तर पर जा गिरती है। जब शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनती है तो वह भी गुस्से में ही उसे जवाब देती है, तुम यही कर सकते हो और तुमसे उम्मीद भी की जा सकती है क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारी सारी ताकत सिर्फ मेरे लिए ही है और तुम में कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं है। एक मजबूर लड़की को उसकी बहन के नाम पर और ज्यादा मजबूर करके उसे अपनी कैद में रखने के सिवा तुम किसी का और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी ताकत सिर्फ मुझ तक ही सीमित है। अब तो मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफरत होने लगी है। मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। क्रिस्टोफर बदले में बस शेल्वी को घूरता ही रहा जाता है क्योंकि अब उसके पास एक भी शब्द नहीं बचा था। इस लड़की से बहस करने के लिए शेल्वी उसे इस तरह से जवाब दे रही थी कि क्रिस्टोफर ना चाहते हुए भी उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। शेल्वी की हर एक बात, हर उसके शब्द सीधे उसके अंदर जहन तक जाती थी। उसकी हर एक बात उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी और वह ना चाहते हुए भी उसमें रिएक्ट करने लगता था। शेल्वी के जवाब अब उसे नी शब्द करने लगे थे। वह ना जाने क्यों उसकी सारी समझदारी शेल्वी के सामने खाक हो जाती थी और वह उसके साथ बहस लड़ाने करता था। क्रिस्टोफर नॉर्मली लोगों को एक या दो शब्द में अपना जवाब देकर चुप हो जाता था और बाकी सारी बातें उसकी वह डरावनी आंखें ही कर देती थी जिससे लोग उससे कुछ भी आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। लेकिन शेल्वी उन लोगों से बिल्कुल अलग उसे आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी और हर समय उसे बहस करने के लिए तैयार रहती थी। वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और जब क्रिस्टोफर शेल्वी कड़वी बातों को सुनता था वह अपने आप उसकी बातों पर रिएक्ट करने से रोक नहीं पाता। क्रिस्टोफर का वह ना बात करने वाला जो स्वभाव था वह उसके विपरीत उससे बहुत ज्यादा बातें करता था और उससे झगड़ा करता था, जैसे कि हर नॉर्मल पति पत्नी के बीच होती हुई दिखाई देती है। हालांकि उनकी यह लड़ाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती थी। क्रिस्टोफर अब उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और मुड़कर अपने कपड़ों को पैक करने लगता है और कुछ ही समय में वह कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर निकल जाता है। वह इतने गुस्से में था कि शेल्वी को एक नजर देखता भी नहीं है। वही शेल्वी उसे जाता देख अपने गुस्से को मनी मन दबाते हुए कहती है, एक और बार इसने साबित कर दिया कि यह इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। फिर से उसने मेरी बहन इस्तेमाल किया मुझे डराने के लिए, एक छोटी सी बच्ची का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्रिस्टोफर, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। यह कहते हुए वह गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेल्वी क्रिस्टोफर से इस कदर नफरत करने लगी थी कि वह अब ये भी नहीं जाना चाहती थी कि दूसरों पर आखिर जा कहाँ रहा है, बल्कि वह तो उसे अब देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और शेल्वी बिस्तर से खड़ी होती है और फिर अपने कपड़ों को देखती है जिसे क्रिस्टोफर ने एक कोने में फेंक दिया था। पर शेल्वी भी बिल्कुल जहमत नहीं उठाती उन कपड़ों को उठाने में और सीधे बेड पर लेट जाती है। क्रिस्टोफर जैसे सामान लेकर हॉल में आता है तो केविन तुरंत आकर उसे सामान ले लेता है और उसे कार की तरफ चलने के लिए कहता है। वही कैथरीन अभी भी वहीं पर उसका इंतजार कर रही थी। क्रिस्टोफर जब कैथरीन को उसका इंतजार करते हुए देखता है तो कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। कैथरीन क्रिस्टोफर की कंफ्यूजिंग नजरों को समझ जाती है और तुरंत अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, वह मैंने सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में ही चले, मेरा भी सामान लगभग रेडी ही है और उसे मेरे सब ऑर्डिनेट ने एयरपोर्ट पहुंचा दिया है। हालांकि उसकी पहचान बहुत ही सीक्रेट होगी क्योंकि वह चाहता ही नहीं है कि उसकी पहचान लोगों को आए सामने आए, यहाँ तक कि उसके टीम मेंबर भी
उसे आज तक नहीं देख पाए हैं तो हम आपको उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल ही दे सकते हैं, इसके अलावा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बदले में प्रेसिडेंट बेंजामिन में उनकी बातों का सम्मान करते हैं और वह इस बात से खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, हम मैडम शाह हम आपका और इंडिया का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप खुद से आगे आकर इंडिया की तरफ से अपना योगदान दे रही है। बदले में मैडम शाह मुस्कुराकर उन्हें कहती हैं, प्रेसिडेंट बेंजामिन इसमें आभार व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वह अपने देश के लिए कर रहे हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को हर हाल में सुरक्षित रखें। जनता ने हम पर भरोसा करके हमें इस पद पर बैठाया है, इसलिए हम किसी भी हाल में अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते हैं। वह दोनों आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहां एक हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा होता है और दोनों को ही ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। हेलो मैडम शाह, मेरा नाम नेल्सन है और मैं इटली के सुरक्षा मंत्रालय को संभालता हूँ। लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और यंग लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल की लग रही थी। जब मैडम शाह सुनती हैं कि वह इटली के सुरक्षा मंत्रालय का मिनिस्टर है तो वह अपने चेहरे पर हैरानी लिए उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह इस देश की इतनी महत्वपूर्ण जगह पर होगा और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संभाल रहा होगा। पर फिर थोड़ी देर में वह अपने इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज के यंग जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि ज्यादातर युवा इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते हैं और ना ही वह इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ना सिर्फ इसको चुना बल्कि इतनी महत्वपूर्ण जगह को भी संभाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोट, यह नेल्सन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है जो कि शेल्वी और क्रिस्टोफर की लाइफ में एक अहम रोल प्ले करेगा। अब यह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव यह आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और यंग लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल की लग रही थी। जब मैडम शाह सुनती हैं कि वह इटली के सुरक्षा मंत्रालय का मिनिस्टर है तो वह अपने चेहरे पर हैरानी लिए उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह इस देश की इतनी महत्वपूर्ण जगह पर होगा और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संभाल रहा होगा। पर फिर थोड़ी देर में वह अपने इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज के यंग जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि ज्यादातर युवा इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते हैं और ना ही वह इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ना सिर्फ इसको चुना बल्कि इतनी महत्वपूर्ण जगह को भी संभाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। बदले में नेल्सन स्माइल करते हुए कहता है, मैडम शाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे काम को सराहा और यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपनी सेवा अपने देश को दे रहा हूँ। सुरक्षा मंत्रालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने देश की सेना को भी गाइड कर सकते हैं, और जो जवान दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं, मैं उन्हें बेहतर तरीके से सुविधा उपलब्ध करा लूंगा कि वह किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी का सामना ना करे। बस मैं यही चाहता हूँ। जब मैडम शाह नेल्सन की बातें सुनी हैं, एक डिसेंट स्माइल के साथ कहती हैं, बिल्कुल इटली को बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही यंग और काबिल नेता की जरूरत है, जो कि उन्हें हर तरीके से सुरक्षित महसूस करा सके और जब भी कोई परेशानी आए तो डटकर उसका सामना करें, और यह सब खूबियां गया मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई देती हैं। बदले में नेल्सन एक स्माइल कर देता है। कुछ देर और बातें करने के बाद मैडम शाह खड़ी हो जाती हैं और कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी बेटी अभी मेरा इंतजार कर रही होगी तो मुझे उसके पास भी मिलने जाना है। उसे इस बार इटली घूमना था, इसलिए वह भी मेरे साथ आई है, और मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं बिजी ही हूँ, तो वह जरूर मुझसे नाराज हो गई होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मैडम साथ वहाँ से निकल जाती हैं। अबाउट नेल्सन। दरअसल नेल्सन प्रेसिडेंट बेंजामिन का बेटा है और एक टॉप का बिजनेसमैन भी है, पर वह ज्यादातर काम पॉलिटिक्स क्षेत्र में ही करता है। उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ही है। नेल्सन भले ही
प्रेसिडेंट का बेटा हो पर उसे ये पोस्ट अपने मेहनत के दम पर मिला है, ना कि प्रेसिडेंट के बेटे होने की वजह से। उसने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, तब जाकर उसे ये रक्षा मंत्रालय मिला था। वर नेल्सन इटली का यंगेस्ट पॉलिटिशियन होने के साथ साथ मोस्ट एलिजिबल बैचलर के नाम से भी मशहूर था। उसकी कम उम्र और इतने ज्यादा अचीवमेंट के कारण पूरा इटली उसे पहचानता था। खासतौर से लड़कियां तो उससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस थी और उसकी फैन फॉलोइंग में लड़कियों की संख्या कुछ ज्यादा ही अधिक थी। सुबह का वक्त क्रिस्टोफर के विला में शेल्वी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक जीन्स और रेड हॉट टॉप पहना हुआ था, जिसने बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल ताजे खिले हुए रेड गुलाब की तरह। उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, बस उसने हल्का सा लिप बाम और आंखों पर काजल लगा रखा था। जब वह तैयार होकर सेटिस्फाई हो गई तो उसने अपना बैग लिया और कमरे के बाहर आ गई। जब हॉल में पहुंची तो क्रिस्टीना और बाकी मेड उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सबने उसे देखा, सभी मेड और क्रिस्टीना ने झुककर उसे ग्रीट किया और कहा, मैडम आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, प्लीज आप खा लीजिए। बदले में शेल्वी भी उन्हें स्माइल के साथ हमें सिर हिला देती है। थोड़ी देर में शेल्वी ब्रेकफास्ट करके नैन्सी और शाशा के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह कॉलेज पहुंचती है, उसे सामने ही ऑस्टिन दिखाई दे जाता है, जो कि अपनी बाइक में टेक लगाए हुए एक तक गेट को ही देख रहा था। जैसे ही ऑस्टिन शेल्वी को देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह खुशी तेज कदमों के साथ शेल्वी की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। वही चल शेल्वी ऑस्टिन को अपनी तरफ आता देख एक स्माइल के साथ उसे देखती है और फिर कहती है, तुम यहाँ गेट पर ऐसे क्यों खड़े हो? क्या तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? बदले में ऑस्टिन एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और काफी देर से कर रहा था, तुम इतना लेट क्यों आई? शेल्वी उसे कंफ्यूजन से देखती है और फिर कहती है, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? बदले में ऑस्टिन बिना किसी हिचक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्योंकि कल हमारी बात अधूरी रह गई थी और हम कितने दिनों बाद मिले हैं, तो मैं तुमसे जी भर के बात करना चाहता हूँ, तुमसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी आ गया और तुम्हारा यहाँ इंतजार करने लगा। चल, शेल्वी स्माइल के साथ कहती है, अच्छा ठीक है, चलो अब हम कैंटीन की तरफ चलते हैं, वहीं बैठकर एक दूसरे से बात करेंगे। और फिर वह एक दूसरे से बात करते हुए कैंटीन की तरफ चल देते हैं। वही सभी लोग इन दोनों को घूर रहे थे। लड़कियां सभी जलन से शेल्वी को घूर रही थी, वही सभी लड़के ऑस्टिन को घूर रहे थे, क्योंकि दोनों ही इस कॉलेज में आपने अपने चार्म और ब्यूटी के लिए फेमस। इन दोनों की चर्चा पूरे कॉलेज में होती थी, जहां सभी लड़के शेल्वी से बात करने के लिए और उसके आसपास आने के लिए न जाने कितने बहाने बनाते थे। वैसे ही सारी लड़कियां हमारे ऑस्टिन हैंडसम हंट के पीछे किसी मधुमक्खी की तरह मंडराती रहती थी। वह दोनों सभी को इग्नोर करते हुए अपने में ही लगे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे बिना किसी की परवाह किए। ऐसे ही कैंटीन में पहुंच जाती हैं और फिर वही कैंटीन में बैठकर एक दूसरे से अभी क्या क्या हुआ इसके बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हालांकि शेल्वी ने उसे क्रिस्टोफर के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही यह बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। और कुछ ही देर में दोनों अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। वह कॉलेज से शाशा और नैन्सी के साथ निकलती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि वह आज विला ना जाकर लीजा के घर जाएगी अपनी बहन से मिलने। जब शाशा और नैन्सी उसकी बात को सुनते हैं तो वह दोनों थोड़ी सी डर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देखा था कि कैसे शेल्वी ने उनसे अपनी बात कैसे मनवाई थी, और वह इसलिए भी डरी हुई थी कि अभी क्रिस्टोफर भी यहाँ नहीं था और वह दोनों उसे अकेला कहीं भी नहीं जाने दे सकती थी। क्रिस्टोफर की सख्त हिदायत थी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक शेल्वी में कहीं भी नहीं जानी चाहिए। शेल्वी देखती है कि शाशा और नैन्सी उसकी बात मानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वह कहती है, अगर तुम लोगों ने मुझे मेरी बहन के पास नहीं पहुंचाया तो मैं यहाँ से बीच रोड में खड़ी हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई गाड़ी वाला टक्कर मार देगा और आगे जो होगा उसका तुम दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कि किस्तों पर तुम दोनों के साथ क्या करेगा। तो तुम लोग सोचकर बताओ कि तुम मुझे मेरी बहन के पास ले चलोगे या फिर क्रिस्टोफर के हाथों मरना चाहती हो। शेल्वी की धमकी सुनकर वह दोनों सच में बहुत डर जाती हैं और वही उनको पिछली बार का इंसिडेंट भी याद आ जाता है कि कैसे शेल्वी ने उनसे अपनी बात मनवाई थी।
वह दोनों फिर जल्दी से कहती है, मैडम प्लीज ऐसा मत करिए, हम मजबूर पर फिर भी हम आपके कहने पर एक कोशिश कर सकते हैं। नैन्सी ने तुरंत शेरा को फोन लगाया और पूछा कि मैडम अपनी बहन के घर जाना चाहती हैं तो क्या हम उन्हें जाने दे। जवाब में शेरा कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं भी वहां पहुंचता हूं और तुम उन्हें वहां लेकर जाओ जहां वह कह रही हैं। जवाब में नैन्सी हाँ में जवाब देती है और फिर कॉल कट कर देती है और शेल्वी की तरफ देखकर कहती है, ठीक है मैडम, हम आपको आपकी बहन के पास ले चलेंगे, पर इसके बाद जब सर आएंगे तभी हम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। शेल्वी जब सुनती है कि वह दोनों तैयार हो गई हैं तो वह अपनी आंखों में बेशुमार खुशी लिए दोनों से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम दोनों कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अभी जल्दी से तुम दोनों मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। आधे घंटे में वह लोग लीजा के घर में थी। शेल्वी जल्दी से लीजा के घर की बेल बजाती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और उसके सामने लीजा खड़ी होती है। जैसे ही लीजा शेल्वी को देखती है वह खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, शेल्वी अभी तक तुम कहाँ थी और ठीक तो हो ना? तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों अपनी बहन को मेरे पास भेज दिया? तुम किसी परेशानी में तो नहीं है और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? लीजा लगातार उससे क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रही थी। जब शेल्वी देखती है कि लीजा अभी नहीं रुकने वाली तो वही कहती है, अरे पहली थोड़ी सांस तो ले लो और शांत हो जाओ, तब मैं जवाब दे पाऊंगी। और सबसे पहले ये बता कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बदले में लीजा कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, चल जल्दी अंदर आ जा, तेरी बहन अंदर है और ड्राइंग बना रही है और तुझे हर रोज याद करती है और रोती भी है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। जैसे ही शेल्वी सुनती है कि उसकी बहन हर रोज उसके लिए रोती है तो उसके चेहरे पर उदासी और दुख एक साथ आ जाते हैं और वह जल्दी से अपनी बहन के पास हो जाती है। जैसे ही कनक शेल्वी को देखती है वह खुशी से उछल पड़ती है और दौड़ते हुए शेल्वी के गले लग जाती है और फिर ढेर सारी शिकायत करते हुए कहती है, दीदी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया और मुझसे मिलने भी नहीं आई, मुझे एक बार फोन भी नहीं लगाया। पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रही हूँ, ये तक नहीं पूछा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना और तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। यह कहते कहते कनक जोर जोर से रोने लगती है। जब शेल्वी कनक की रोती हुई आवाज सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी अपनी रोती हुई आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो कनक कि मैं तुमसे इतने दिनों तक दूर रही, पर मैं मजबूर थी, मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा और मैं तुम्हें फोन कॉल भी नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे माफ कर दो कनक। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे जरूर मिलने आया करूंगी और तुमसे ढेर सारी बातें भी करूंगी। जैसे ही कनक शेल्वी की बात सुनती है कि मैं उससे मिलने आएगी, मतलब वह अभी भी उसके साथ नहीं रहेगी, वैसे ही कनक और जोर से रोने लगती है। अब रोने के कारण कनक को सांस भी नहीं आ रही थी, फिर भी वह अपनी दबी हुई आवाज में रुक रुक कर कहती है, माँ मतलब आप अभी भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आप मेरे साथ नहीं रहेंगी ना? नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ दीदी, मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शेल्वी जब कनक को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखती है तो कहती है, कनक प्लीज तुम चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। शेल्वी उसके आंसुओं को पूछते हुए कहती है, कनक मैं सच में अभी मजबूर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा पा रही हूँ, पर मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगी और फिर हम साथ साथ खुशी खुशी पहले की तरह रहेंगे। पर कनक कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी वह और जोर से रोते हुए कहती है, नहीं दीदी मुझे बस आपके साथ चलना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अब उसकी हालत भी खराब होने लगी थी, उसे अब रोने के कारण उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, नहीं ठीक से सांस ले पा रही थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर शेल्वी के आंखों से भी बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं और वो उसे गले लगाते हुए कहती है, हाँ ठीक है तुम रोना बंद करो, हम साथ में रहेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, पर प्लीज तुम रोना बंद कर दो। आखिरकार शेल्वी मजबूर हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर लीजा की तरफ देखती है जो उन दोनों को ही देख रही थी। लीजा ऐसे शेल्वी को खामोश उसकी तरफ देखता देख जल्दी से उसे पूछती है, अब तो बता दे यार कि कहाँ थी अब तक कि तू अपनी बहन को भी लेने नहीं आई थी और इतनी जल्दी में उसे यहाँ छोड़कर चली गई।
जब शेल्वी कहती है लीजा मैं तेरी सच में शुक्रगुजार हूँ कि तूने इतने दिन तक मेरी बहन का ख्याल रखा और उसे इतने अच्छे से रखा। मुझे पता है कि कनक को संभालने में तुझे काफी परेशानी आई होगी, वह बार बार रोई होगी, तुझसे जिद की होगी मुझसे मिलने की, और फिर भी तूने इतने अच्छे से उसे संभाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसे ही लीजा उसके मुंह से ऐसे शब्द को सुनती है तो कहती है हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, अब तू ज्यादा नाटक मत कर, अगर वह तेरी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है, इसलिए तेरा तू अब ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं शेल्वी एक फीकी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है और फिर उसके साथ बैठकर उसके साथ जो भी अभी तक हुआ उसे धीरे धीरे बताने लगती है। लीजा जब वह शेल्वी की बात सुनती है तो वह हैरानी से कूद पड़ती है और फिर कहती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है, वह भी क्रिस्टोफर के साथ, द फेमस फुटबॉलर क्रिस्टोफर के साथ। वह मेरा फेवरेट फुटबॉलर है और तुमने उसे शादी की है, वह तो मेरा क्रश था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। शेल्वी उसे घूर कर देखती है और फिर कहती है मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ लीजा। लीजा फिर उसे कहती है अच्छा ठीक है अब बता क्या हुआ है, और ऐसा भी क्या हुआ ही तुझे क्रिस्टोफर से इतनी अचानक से शादी करनी पड़ी। शेल्वी उसे एक एक करके सब कुछ बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे क्रिस्टोफर ने उसे अपनी कैद में रख लिया और वह अब प्रेग्नेंट भी है। लीजा अब तो बिल्कुल हैरान आंखें फाड़े शेल्वी को देख रही थी और फिर अपनी हैरान भरी आवाज में कहती है एक्सीडेंट से तुमने उसके साथ एक रात गुजार ली और उसके साथ शादी भी कर ली, और तू प्रेग्नेंट है। अब बस कर यार, इतने सारे झटके तो कहीं मैं मर ही ना जाऊं हार्ट अटैक से। लीजा अपनी आंखों में शॉक और कंफ्यूजन लिए उसकी तरफ देखकर पूछती है क्या सच में तू प्रेग्नेंट है, क्या तू क्रिस्टोफर की बच्चे की मां बनने वाली है। शेल्वी उसे थोड़ा गुस्से में कहती है चुप रहो लीजा, वह उसका बच्चा नहीं है, यह मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी, सपने में भी नहीं। लीजा जब उसकी बात सुनती है तो कहती है हाँ हाँ सॉरी, वह मैं गलती में फ्लो में कह गई थी, पर क्रिस्टोफर ऐसे कैसे कर सकता है, वह तो देखने में काफी अच्छा लगता है। मतलब वह जब वह सबको अपना इंटरव्यू देता है तो वह बहुत ही पोलाइट तरीके से देता है, उसे देखकर लगता नहीं है कि उसने तेरे साथ ऐसा किया होगा। लाखों करोड़ों लोग उसे कितना प्यार करते हैं, सबके दिलों पर राज करता है, फिर वह इतना बुरा कैसे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है। शेल्वी उसे गुस्से में ही कहती है जो बाहर से दिखे जरूरी नहीं कि वही सच हो, अंदर से वह इंसान बहुत निर्दयी और क्रूएल है। उसने मेरे साथ न जाने कितनी बार अपनी क्रूएल्टी दिखाई है, वह इंसान है ही नहीं है तो राक्षस है। उस राक्षस ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, मुझे अपनी कैद में रख लिया है। मैंने यहाँ तक आने के लिए ना जाने कितने सारे एफर्ट डाले हैं, तब जाकर उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा है, पर वह यहाँ भी अपनी सिक्योरिटी के साथ मुझे लाया गया है और 2 फीमेल बॉडीगार्ड परमानेंट मेरे ऊपर नजर रखते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, चाहे कॉलेज हो, क्लासरूम में, कहीं भी हो, वो दोनों मुझे फॉलो करते हैं किसी साए की तरह, और मैं इतनी मजबूर ही कि कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए की है, इसके बाद वह मुझे छोड़ देगा जैसे मैं कोई टिश्यू पेपर हूँ जो अपनी जरूरत के लिए उसने मुझे यूज किया, और फिर जब काम खत्म हो गया तो वह मुझे फेंक देगा। ये सब कहते कहते शेल्वी की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसके आंखों में क्रिस्टोफर के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। शेल्वी उसे गुस्से के साथ कहती है उस दुष्ट इंसान ने मुझे अपने पास रखने के लिए मेरी मासूम बहन को अपना जरिया बनाया है। जब भी मैं उससे भाग जाने की कोशिश करती हूँ वह हर बार मुझे मेरी बहन की धमकी देता है कि वह उसे नुकसान पहुंच जाएगा अगर मैं उसे छोड़कर गई तो, और तुम कहती हो कि वह एक अच्छा इंसान है। भला एक बच्ची को अपना टारगेट बनाने वाला इंसान एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। लीजा भी कहती है हाँ सही कहा, अगर उसने ऐसा किया है तो सच में वह ठीक नहीं कर रहा है, और यह भला कैसे शादी होती है 1 साल के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सच में कभी भी किसी को ऊपरी दिखावे के साथ उसे जज नहीं करना चाहिए, भले ही वह इंसान किसी भी तरीके से कितना भी अच्छा दिख रहा हो। ऐसे ही वह दोनों बातें कर ही रही थी कि वहां नैन्सी और साशा आ जाती हैं और कहती हैं मैडम टाइम हो चुका है, अब आपको विला के लिए चलना होगा। जब लीजा उन लोगों को देखती है तो कंफ्यूजन से उन दोनों को तरफ देखती है और पूछती है तुम दोनों कौन हो, पर नैन्सी और साशा कुछ भी नहीं कहती तो जवाब में शेल्वी कहती है यह वही है जिसे उसने मेरे पीछे लगा रखा
है। लीजा एक नज़र उन दोनों को देखती है, फिर लाचारी से शेल्वी की तरफ देखती है। शेल्वी उसकी लाचार नज़रों को देखकर कहती है, कोई बात नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगी और एक दिन मैं उसकी कैद से आज़ाद हो जाऊंगी, तो चिंता मत करो। इतना कहकर शेल्वी उठ जाती है और साथ में वह कनक का हाथ भी पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी लीजा कहती है, तुम इसे अपने साथ ले जा रही हो, अगर उसने उसके साथ कुछ कर दिया तो? शेल्वी कहती है, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी और यह मेरे सामने रहेगी तो वह मुझे बार बार धमकी तो नहीं दे पाएगा, और यह एक तरह से अच्छा ही होगा कि जब भी मैं चाहूँ अपनी बहन से मिल सकती हूँ, उसका ख्याल भी रख सकती हूँ। मैं भी अपनी बहन से दूर नहीं रहना चाहती, मैं भी देखती हूँ कि वह क्या करता है, अब मैं और डर कर उससे नहीं रहने वाली हूँ। इतना कहकर शेल्वी कनक के साथ बाहर निकल जाती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। वही कनक उसे पूछती है, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम अपने घर जा रहे हैं? जवाब में शेल्वी कहती है, नहीं कनक, हम घर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, फिर हम अपने घर चलेंगे। मासूम कनक अपनी दीदी की बात मान लेती है और फिर कह दिया, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, और वह चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को देखने लगती है, क्योंकि कनक ने इतनी सुंदर गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी, तो वह अपनी आंखों में उत्सुकता लिए उस गाड़ी को देख रही थी। वही शेल्वी खिड़की से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोमालिया के एक शानदार विला के हॉल में एक इंसान किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ का ऑरा काफी खतरनाक था। वह अपनी पैनी निगाहों से अपने सामने सभी लोगों को घूर रहा था जो पहले से ही डर से कांप रहे थे। तभी एक डरावनी आवाज वहां चारों तरफ गूंजती है और वह इंसान गरजते हुए कहता है, उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं नौशाद के साथ हाथ मिलाने जा रहा हूं? आखिर वह इंसान कौन है जिसने हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई है? मुझे उस इंसान के बारे में जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन चाहिए है, और फिर उसे ऐसी सजा दो कि वह तो क्या, उसकी सात पुश्ते भी कांप उठे, ताकि आगे से कोई भी ऐसी हिम्मत दोबारा ना कर सके। अगर आगे से कोई भी इंसान मेरे खिलाफ गया और उसने हमारी कोई इंफॉर्मेशन को किसी के साथ लीक करने के बारे में सोच भी तो उसे भी पता चलना चाहिए कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहते हुए उस इंसान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो सबको अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसके चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने फॉर्मल पेंट और टी शर्ट पहनी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई प्रोफेशनल लोग हो और किसी गंभीर विषय पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हो, और बीच वाला आदमी अभी तक केवल उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, पर जब सब कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वह अपनी तेज आवाज में उन लोगों को एक बार वार्निंग देता है। फिर वह आदमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम अपने प्लान को अगले 1 महीने में एग्जीक्यूट कर देंगे और मुझे इसमें और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। किसी भी हाल में ये प्लान सक्सेसफुल होना ही चाहिए। इस प्लान से ही मेरा अगला मिशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वह शुरू होगा। तभी एक इंसान की आवाज आती है जो उसके साइड में ही बैठा हुआ था, साइमन, पर तुम्हारे मिशन का सबसे बड़ा कांटा वह गैब्रियल है। वह भी पूरी तरीके से तैयार है तुमसे सामना करने का के लिए, तो तुम्हें भी कुछ करना होगा, नहीं तो वह तुम्हारे मिशन को जरूर फेल कर देगा। जवाब में साइमन एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, गैब्रियल तुम चिंता मत करो साइमन, अपने अपनों को एक बार भूल भी जाऊं पर अपने दुश्मनों को मैं कभी नहीं भूलता, और मैंने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। वह मेरे मिशन का कांटा बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने उसके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच कर रखा है। सुना है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। कैसा होगा ये? बहुत ही मजेदार होगा जब मैं उसे पहली बार मिलूंगा। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरी गैब्रियल है कौन और आखिरकार दिखता कैसे है। पर फिर भी मुझे गैब्रियल अंदाज बहुत पसंद है। वह जो भी करता है सामने करता है, कभी पीठ पीछे नहीं करता है। और तैयार रहने दो उसको, जब दुश्मन टक्कर के होते हैं तभी तो लड़ाई में मजा आता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मिशन बिना किसी रोमांच के पूरा हो जाए। और गैब्रियल वह इंसान है जो मुझसे बराबर टक्कर दे सकता है। साइमन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे जाने की तैयारी शुरू करो, अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी मिशन का आगाज कर देना चाहिए, और इसकी पहले शुरुआत होगी इटली से। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।